प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हुआ आज की धमाकेदार इस विज्ञान की सीरीज पर, जहां पर हम करने वाले हैं रिवीजन। क्या करने वाले हैं? रिवीजन। और देखते हैं कौन कितना पानी में है, क्योंकि रिवीजन एकमात्र ऐसा तरीका है जिससे आप पढ़ा हुआ पूरा पूरा याद कर सकते हो। क्योंकि आप सभी को पता है 24 घंटे के बाद हमारा ह्यूमन ब्रेन जो है भाई साहब भूलने लग जाता है, और ना भूले उसे रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसलिए हर संडे हमारा रिवीजन क्लास होता है, और साथ में क्या होता है जी, मॉक टेस्ट भी रहेगा जो आप सभी को देना है। पर उसके पहले कृष्ण जन्माष्टमी के एक शुभ अवसर पर आप सभी के लिए 51% का ऑफर रहेगा सभी सभी कोर्सेज के लिए, जो टीचिंग परीक्षा में पढ़ाया जा रहे हैं। ठीक है जी, तो जल्दी से इसका आप फायदा उठा लोगे और जल्दी से जो है इसके अपना खुद का नाम एनरोल कर दोगे। और सबसे पहले मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा, सभी लोग एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि और बच्चों को ये मौका मिले खुद को चेक करने का, माने कि रिवीजन का। और ये रहा हमारा रिवीजन टेस्ट। और एक गुड न्यूज आप सभी को एक और बतानी है कि कल से एनसीईआरटी और लूसेंट वाली सीरीज स्टार्ट करने वाले, जहां पे जीके जीएस के क्वेश्चन लेने वाले दानिश सर और मैं। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि जल्दी है लूसेंट और एनसीईआरटी की पूरी सीरीज लॉन्च करने वाले, जहां पे आप सिर्फ इतने ही बच्चे नहीं, यूपी टेट, सुपर टेट और सीटेट वाले ही बच्चे नहीं, आप भी देख सकते हो, अपना खुद का नॉलेज बढ़ा सकते हो और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हो हमारी इस एनसीईआरटी की लूसेंट और जीके सीरीज के साथ। और ये कब रहेगी? ये कब रहने वाली है? वो शाम को 5 बजे से आगे रहने वाली। कितने बजे? 5 बजे से 7 बजे तक चलने वाली है। टाइम भी आपको पता चल गया, इसका नोटिफिकेशन भी आपको कल मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए रिवीजन स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को बता दूं, रिवीजन होने के बाद जो हमारी टेस्ट होने वाली है, वो टेस्ट आपको साइंस बाय टीपी, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आपको वो टेस्ट मिलने वाली है। ठीक है जी, सभी को ध्यान में आ गया है? तो सभी लोग साइंस बाय टीपी इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और फ्री में अपना तैयारी जांचने का मौका हाथ से नहीं गवाएंगे। क्लियर है? चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। मैं बहुत तुरंत और फास्ट जाने वाला हूं, तो सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। और ये लीजिए, आपके लिए पोल भी दे दिया गया है, और पोल वाली मैम को भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी पोल दीजिएगा ताकि बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस पहले क्वेश्चन का जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज अ फूड ट्यूब? कौन सी आहार नलिका है? चलिए बताइए, फास्ट। और आपका सभी का धन्यवाद। क्लास शुरू होने के पहले लगभग 200 के ऊपर लाइक है हमारे, है ना? 200 के ऊपर लाइक है, तो आशा करते हैं कि जब तक क्लास खत्म होगा कम से कम 1000 लाइक अपने कंप्लीट हो जाएंगे। ये आपका टारगेट रहेगा। लाइक और शेयर भी करेंगे जल्दी। बहुत बढ़िया आंसर सभी लोग दे रहे। क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा आपका ओसोफेगस, जिसे हम ग्रास नली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या ग्रासिका बोलते हैं। वो रहेगी आपकी फूड पाइप, जहां से आपका खाना पेट तक जाएगा। और इसमें कौन सा मोशन होता है, कौन सी गति होती है, कौन सी प्रक्रिया होती है? इसे बोलते हैं हम पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। क्या बोलते हैं जी? पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोलते हैं। ये इस गति के वजह से हमारा खाना मुंह से हमारे पेट तक जाता है। यहां तक क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है। और एओर्टा की अगर बात करूं, एओर्टा क्या होता है? एओर्टा क्या होता है? ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी धमनी है, सबसे बड़ी धमनी है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और धमनियां कौन से प्रकार का ब्लड का वहन करते हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। चलिए, सबसे बड़ी अगर धमनी है, धमनियां कौन से प्रकार का ब्लड माने कि रक्त को कैरी करती है? वो कैरी करती है आपकी शुद्ध रक्त को। किसको? शुद्ध रक्त को लेके जाने का काम करते हैं। और उसमें एक धमनी को आपको ध्यान में रखना है, जो कौन सा खून कैरी करती है? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। कौन सा? अशुद्ध रक्त लेके जाती है। उस धमनी का नाम सभी लोग मुझे बताएंगे। उस धमनी का नाम क्या है? उस धमनी का नाम क्या है? उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। क्या नाम है जी? पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुफ्फुसीय धमनी बोलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया है? बहुत बढ़िया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। और देखिए, मैं कम से कम 150 क्वेश्चन लेने की कोशिश करूंगा, और हर 50 क्वेश्चन के साथ आपको अपने मार्क्स चेक करना है।
यहां पे क्लियर है? तो ये पहला क्वेश्चन हो गया आप सभी के लिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए, आंसर बताएंगे इसका जल्दी से। जी बिल्कुल, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। जो भी बच्चे लाइव है, 300 के आसपास बच्चे लाइव आ चुके हैं, तो जल्दी से एक बार लाइक और शेयर कर देंगे ताकि और बच्चे जुड़ जाए और सभी लोग आंसर करेंगे इसका जल्दी से। विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन द पैंक्रियाटिक जूस रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटीन डाइजेशन? प्रोटीन डाइजेशन के लिए बताइए कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जो अग्नाशय में बनता है? कहां पे बनता है? अग्नाशय क्या है? ठीक है, तो आंसर क्या रहने वाला है भाई साहब? अग्नाशय से निकलने वाला आपका ट्रिप्सिन रहेगा। कौन रहने वाला है? ट्रिप्सिन रहने वाला है। क्लियर हो गया सभी को? समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, और देखिए लगभग, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और देखिए इस क्वेश्चन की बात आपको बताता हूं, यहां पे लगभग 44% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। 44% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। इतना बताने के बाद बस एक शब्द के वजह से आपने भाई साहब गलत कर दिया। पैंक्रिया में पूछा गया है, और ये जो होता है पेप्सिन, ये आपके पेट में बनता है भाई साहब, स्टमक में बनता है। ये स्टमक में होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर हो गया है जी? क्लियर हो गया है? आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी। जी मौसम खराब है, मौसम बेईमान हो गया है ना? आप उसको पता है कि अगर आपने कुलदीप सर की साइंस की क्लास कर ली तो भाई साहब आप बीपीएससी को फोड़ के आओगे, और इसीलिए वो परीक्षा ले रहा है आप सभी की, है ना? कृष्ण जी जो है आपकी परीक्षा ले रहे, वो देख रहे कि इनमें कितना सब्र है। देखते हैं आपने कितना सब्र है। ठीक है, चलिए बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या रहेगा, है ना? बीपीएससी और आप में बस मैं खड़ा हूं, उनको पता है। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए विच ऑर्गन स्टोर वाटर सोलुबल विटामिन? चलिए बताइए। सबसे पहले तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पानी में घुलनशील कौन कौन से विटामिन होते हैं। वो होते हैं भाई साहब कौन कौन से? एक रहेगा विटामिन सी और एक रहेगा विटामिन बी। ये दोनों जो है आपके पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील विटामिन आप सभी को याद रखने हैं, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए माने कि कीड़ा। ठीक है, ये सभी को याद हो गया। जो वसा में घुलनशील होते हैं भाई साहब वो लीवर में स्टोर किए जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। पर जो वाटर में सोलुबल होते हैं वो कहीं पर भी स्टोर नहीं किए जाते, स्टोर नहीं किए जाते, उनको जमा नहीं किया जाता है। ये आपके यूरिन के साथ, यूरिन के साथ बाहर निकाले जाते हैं, बाहर निकाले जाते हैं। ये आपको याद रखना है। माने कि आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ई रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ई रहेगा। और यहां पे देखिए भाई साहब, और आप, मुझे पता है आपने लगभग 74 बच्चों ने गलत आंसर दिया है। 74% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। क्या कर रहे हो आप लोग? क्या कर रहे हो? क्यों लीवर तक गए हो भाई साहब? क्यों लीवर तक गए हो? पानी में घुलनशील भाई साहब, वो घुलनशील वाले पदार्थ हमारे बॉडी में स्टोर ही नहीं होते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? विटामिन ई रहेगा। और इसी तरह के क्वेश्चन बनाता हूं मैं ताकि आपका मोए मोए हो जाए। हो गया मोए मोए? तो आपको 50 क्वेश्चन होने के बाद अपने आंसर की चेक करनी है। क्लियर हो गया है? बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत हो रहे हैं, माने कि आपको रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत है और आपको रिवीजन करना पड़ेगा। ठीक है, इसी तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर का क्वेश्चन ये रहा, चौथा, हाँ चौथे नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा।
सभी ने देख लिया। ट्रिप्सिन के बारे में पूछा गया है। ट्रिप्सिन आप सभी को पता है ये क्या करता है। अभी अभी हमने देखा ट्रिप्सिन जो है आपके अग्नाशय में बनता है। क्या बनता है? अग्नाशय में बनता है। ये आपको ध्यान में रखना है, माने कि पैंक्रियास में बनता है। और इसका आंसर सभी लोग करेंगे जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया। इसका आंसर क्या रहेगा जी? क्या वो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा? क्या वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगा? वो क्या फैट को तोड़ेगा या ब्रेक डाउन करेगा प्रोटीन का? तो आपका आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर डी। और यहां पे देखिए, जी हां, यहां पे लगभग 36 बच्चों ने सिर्फ सही उत्तर दिया है और मैक्सिमम लोगों ने यहां पर चले गए हो। क्या ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन बनाने का काम करता है क्या? ऐसे लग रहा है आके यहां पे ने क्या एक गाल के नीचे दे दूं। ऐसे आंसर कौन करता है? देखो, सिर्फ ऑप्शन मैंने थोड़े से ट्विस्ट कर दिए तो आप पूरे के पूरे भाई साहब घूम जा रहे हो। थोड़ा सा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए और बाद में आंसर करना है, ठीक है? मुझे बताइए, ये प्रोटीन बनाने का काम कौन करता है हमारे बॉडी में? सभी लोग इसका आंसर करेंगे। सभी लोग इसका आंसर करेंगे। प्रोटीन बनाने का काम कौन करेगा हमारी बॉडी में? इसीलिए विज्ञान जो है भाई साहब, हम बिहार वालों को इतना कठिन लगता है क्योंकि रिवीजन ही नहीं करते हैं। चलिए बताइए कौन बनाएगा? आप सभी को पता है राइबोसोम नाम का एक ऑर्गन होता है हमारे सेल के अंदर। वो क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्या करता है? प्रोटीन बनाने का काम करता है। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? चलिए सभी लोग रिवाइज करेंगे अच्छे से। चौथे नंबर का क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते पांचवें नंबर का क्वेश्चन। चलिए कोई नहीं, पांचवें नंबर का क्वेश्चन चलिए बताइए। चलिए एक और मौका आप सभी के लिए। चौथे नंबर का क्वेश्चन फिर से बताए। ग्रोथ ऑफ अलगी कैन बी कंट्रोल्ड बाय। चलिए, अगर पानी में आपकी अलगी बढ़ रही है, शैवाल की ज्यादा वृद्धि हो रही है, जो कि अभी आपको, सॉरी गलती हो गई मेरे से। चलिए बताइए। चीटिंग कोई नहीं करेगा। चीटिंग कोई भी नहीं करेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है? क्लोरीनेशन रहेगा, एरेशन रहेगा, फिल्ट्रेशन रहेगा, एक से ज्यादा रहेगा या उपरोक्त में से कोई भी नहीं? कर दिया है। बहुत बढ़िया। और इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कोई बता सकता है? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे ब्लीचिंग पाउडर का। किसका इस्तेमाल करेंगे? ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करेंगे। और यह भी आपको ध्यान में रखना है कि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन गैस पाई जाती है और ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए हम क्लोरीन गैस का इस्तेमाल करते हैं। यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट डज बीओडी मेजर्स? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, या इसे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड भी बोला जाता है। जैव रासायनिक ऑक्सीजन की मांग क्या होती है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा सभी लोग। आपकी परीक्षा चल रही है, हम देख रहे हैं, भगवान जी देख रहे हैं कि आप में कितना सब्र है। देखिए आप में कितना सब्र है, देखने को मिलेगा। यहां पे देखते हैं कौन से बच्चों में कितना सब्र है। बहुत बढ़िया। चलिए, व्हाट डज बीओडी इंडिकेट? क्या करेगा? अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द एक्वाटिक प्लांट, द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, द अमाउंट ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, या द ऑक्सीजन कंटेंट इन द एटमोस्फियर। चलिए बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोगों ने आंसर दे दिया है। कोई बी बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है। तो यहां पे आपको ध्यान में रखना है कि किसी भी पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या है। सॉरी, ये नहीं, एटमॉस्फेयर में थोड़ी रहेगा भाई साहब। कहां पे रहेगा जी? आपके पानी में कितना डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, इसे बताने का काम करता है आपका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। और बहुत बढ़िया, बहुत सारे बच्चों ने इसका सही उत्तर दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। छठवें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। चलिए बताइए, इसका भी आंसर कर देंगे। थोड़ा सा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे ताकि मैक्सिमम क्वेश्चन हम ले पाए, है ना? चलिए बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं? देखिए यहां पे मैंने यहां पे पीला पीला करके भी रख दिया है। यहां पे रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है। पौधों में जो रेस्पिरेशन होता है, श्वसन होता है, उसके बारे में। तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर करेंगे, गलत नहीं करेंगे भाई साहब। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। और सभी लोग एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे ताकि और बच्चे जुड़ पाए। इतनी मेहनत अगर कर रहे हैं आप सभी के लिए, तो आपका भी दायित्व बनता है कि सेशन को लाइक और शेयर करेंगे, है ना?
बहुत बढ़िया, इसका आंसर सभी ने दे दिया है, क्या रहेगा? बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा आपका डी। क्या रहेगा जी? डी। रेस्पिरेशन में हमेशा ऊर्जा का उत्पादन होता है। क्या होता है? ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये आपको याद रखना है। और बाकी ऑप्शन में बस यहीं पे ऊर्जा मिल रहा है, पर रेस्पिरेशन में आप सभी को पता है यहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और क्या बाहर निकलेगा? आपका CO2 निकलेगा, H2O निकलेगा, और भाई साहब आपके ATP बनते हैं, जिसे हम ऊर्जा बोलते हैं, या एनर्जी करेंसी बोला जाता है किसी भी कोशिका की, उसे बोलेंगे हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं। 7वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए, What is the color of light that bends the least when the passing through the prism? किसी भी प्रिज्म से गुजरने के बाद कौन सा सबसे कम मुड़ने वाला रंग होता है प्रकाश का? सबसे कम बोला गया है, कम 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 बोला गया है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर देखते हैं कौन कौन आंसर देता है। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, आपको पोल भी दिया गया है ना? सभी लोग इसका फायदा भी उठाएंगे। बहुत बढ़िया, सबसे कम मुड़ने वाला कौन होता है जी? बहुत बढ़िया। और देखिए मैक्सिमम लोगों ने आंसर भी दे दिया है, इसका आंसर रहेगा रेड। क्या रहेगा? रेड कलर जो है वो सबसे कम मुड़ता है। और सबसे ज्यादा मुड़ने वाला रंग कौन सा होता है? सबसे ज्यादा मुड़ने वाला प्रकाश कौन सा होता है? कौन से रंग का प्रकाश रहेगा? वो रहेगा आपका वॉयलेट रंग का। कौन सा? वॉयलेट रंग का। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आप सभी के लिए, देखिए इसका आंसर करेंगे। Which phenomena cause the apparent bending of stick when it partially immersed in a water? पूछा गया है कि जब कभी भी कोई छड़ी को, लकड़ी को आंशिक रूप से पानी में डुबाया जाता है तो उसकी स्पष्ट मोड़ दिखाई देती है, वो टूटी हुई दिखाई देती है, वो किसके वजह से? चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं इसका आंसर कौन कौन करता है। और सभी लोग फिर से बता रहा हूं, लाइक और शेयर भी कर देंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि यहां पे कम से कम 1000 बच्चे लाइव आना चाहिए, 1000 बच्चे लाइव आना चाहिए। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो अगली संडे से मैं रिवीजन लेना बंद कर दूंगा, ठीक है। मैं अगर इतनी मेहनत आप सभी के लिए कर रहा हूं तो आपका दायित्व बनता है कि लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चों तक हम पहुंच सके, है ना। फ्री में अगर नॉलेज मिल रहा है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, लाइक और शेयर कर देना, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। अब बोलोगे सर आप लाइक शेयर के लिए पढ़ाते हो क्या? जी नहीं, मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए और मैक्सिमम लोगों तक मैं मेरा ज्ञान पहुंचाना चाहता हूं ताकि वो भी बीपीएससी में क्लियर करके अपना और अपनी फैमिली का जो सपना है उसे साकार कर सके। अगर आप मुझे उसमें साथ नहीं दे रहे हो तो मेरी इस मेहनत को वो रंग नहीं आएगा जो जिस रंग की मैं अपेक्षा कर रहा हूं आप लोगों से। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मुझे पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है, आप जरूर मेरी बात मानोगे। तो आपका इसका आंसर क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन रहेगा, अपवर्तन रहेगा। क्या रहेगा? रिफ्रैक्शन माने कि अपवर्तन रहने वाला है। और यहां पे मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया, ठीक है, वेल डन। वेल डन बोलूंगा यहां पे, लगभग 80% से भी ज्यादा लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, ठीक है जी। क्लियर है? कंपटीशन नहीं बढ़ाना चाहते हो? अरे भाई साहब ऐसा ना सोचिए, ठीक है। देखिए दूसरों का अच्छा सोचोगे तभी अपना अच्छा होता है ना। जैसा बोओगे वैसा ही पाओगे, ये एक बहुत बड़ी कहावत है हमारे भारतीय संस्कृति में। तो बोते हो ना वही मिलता है ना। चलिए चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब, क्लोरोफिल को सूर्य प्रकाश का कौन सा रंग सबसे ज्यादा अवशोषित करता है? चलिए चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी जल्दी कमेंट भी करेंगे जी, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहने वाला है रेड एंड ब्लू कलर। क्या रहेगा जी? रेड माने कि लाल और नीला रंग जो है ये सबसे ज्यादा अवशोषित किया जाता है। और इसी रंग में आपका जो फोटोसिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस जिसे हम बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है सबसे फास्ट होती है, सबसे जल्दी जल्दी होती है, ये भी आपको याद रखना है। ये क्लियर हो गया है? सभी को ध्यान में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। 10वें नंबर का क्वेश्चन भाई साहब, 10 नंबरी। चलिए
बताएंगे कि प्रिज्म से गुजरने के बाद सबसे ज्यादा झुकने वाला, सबसे कम झुकने वाला बोल दिया था। अभी बताओ सबसे ज्यादा झुकने वाला क्वेश्चन यानी कि कौन सा रंग रहेगा, बीपीएससी में पूछा गया है 2022 में, है ना। चलिए बताइए भाई साहब। देखिए हमारी डेली क्लास जो है वो वाईटी के ऊपर 2 बजे होती है, यूट्यूब के ऊपर 2 बजे क्लास होती है दोपहर को। पर आज जो है दानी सर का बड़ा मैराथन था और उनकी टेस्ट भी थी, और उसी की वजह से मैंने क्लास आज 4 बजे रखा है, ठीक है, ताकि बीच में थोड़ा सा आराम भी कर सको, है ना। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया। इसका आंसर रहेगा आपका बैगन। बैगन खा लो, है ना, बैगन। और देखते कितने लोगों ने सही उत्तर किया है। बहुत बढ़िया, देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया 70% के ऊपर लोगों ने इसे उत्तर दिया है, ठीक है। चलिए 10 हो गया। 11वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए बताए, ब्लैक बोर्ड काला क्यों दिखता है। ये क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त है, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर बताया था, थोड़ा सा ध्यान से भाई साहब, भाई जरा देख के बताना आंसर क्या रहेगा इसका, गलत नहीं करेंगे, ठीक है जी। बताइए ब्लैक बोर्ड काला ही क्यों दिखाई देता है, काला ही क्यों दिखाई देता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों, ये आंसर जो आप दे रहे हो इससे मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया, है ना। ये कोई भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता, ये कोई भी रंग को रिफ्लेक्ट नहीं करता, मान कि सभी के सभी रंग वो क्या करता है, वो अवशोषित करते, सभी रंग क्या करता है, वो एब्सॉर्ब कर लेता है, माने कि उसे अवशोषित कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। यही ये भी आपका आंसर रहेगा। परावर्तित नहीं करता है मतलब क्या है, उसे अवशोषित कर लेता है। क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 12वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी लिए, चलिए बताइए, लाइट वेव्स आर, चलिए बताइए, तो एकदम इजी वाला क्वेश्चन है। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि यहां पे लगभग 100% नहीं तो कम से कम 90% लोग जो है इसका सही उत्तर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। सर आपका नाम क्या है। माय नेम इज कुलदीप। मेरा नाम क्या है, मेरा नाम कुलदीप है। मेरे माता पिता ने बड़े चाव से मेरा नाम रखा है। जब कभी भी नाम बताता हूं तो लोग बोलते कि आप पंजाबी हो, मैं बोलता हूं नहीं मैं साउथ इंडिया से हूं, है ना। मेरे माता पिता देखिए कितने होशियार थे, है ना। रहता हूं साउथ में और नाम रख दिया अपना नॉर्थ वाला, कुलदीप, कुलदीप सिंह आपने सुना होगा, है ना। ऐसा ही होता है भाई साहब, यानी कि इंडिया को जोड़ने वाले थे मेरे मम्मी पापा। चलिए लाइट वेव्स कौन सी वेव रहेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगी। कौन सी रहेगी जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगी। बहुत बढ़िया, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रहेगी। और बहुत सारे लोगों ने इसका सही उत्तर भी दे दिया है। चलिए 12 हो गया। चलिए 13वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, सभी लोग इसका आंसर करेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट इमिट द लाइट ऑफ देयर ओन कॉल्ड, माने कि सूर्य के जैसे खुद का प्रकाश रहने वाली चीजों को हम क्या बोलते हैं, स्वयं का प्रकाश जिनको होता है उनको क्या बोला जाएगा। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया जी, हाँ कुलदीप का मतलब होता है हाँ कुल का दीप जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। हाँ चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। इसे हम क्या बोलेंगे जी, इन्हें बोलेंगे हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, दीप्त पिंड बोलेंगे या वस्तु बोलेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि आपके रूम में जो लाइट जला है वो आपका ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट माने कि दीप्त पिंड हो गया। उसके बाद सन जो है वो भी एक प्रकार का दीप्त पिंड हो गया। चलिए मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे बताइए हमारे अर्थ का जो उपग्रह है जिसका नाम है मून, सभी को पता होगा मून, मून जिसे हम चंद्र बोलते हैं, है ना, चंदा मामा बोलते हैं। सभी लोग मुझे बताएंगे क्या चंदा मामा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है या नहीं है, माने कि वो दीप्त पिंड है या नहीं है। चलिए देखते कितने लोगों का कॉमन सेंस काम करता है ना। देखते हैं चंदा मामा को जो रात में देखते हो जो चमचम करते रहता है, क्या वो दीप्त पिंड है या नहीं है। चलिए बताइए। चलिए बहुत बढ़िया। चलो ये तो आप सभी को पता है ना, ये आप सभी को पता है ये दीप्त पिंड नहीं है। ये कैसा है, ये आपका ओपेक ऑब्जेक्ट है। कैसा है जी, अपारदर्शी वस्तु है। माने कि ये चंद्र क्या है, एक प्रकार का ग्रह है।
क्या है ये? ग्रह है, ये आप भी याद रखना। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते। चलिए इसका आंसर कर देंगे। 14वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी? रेजिस्टिविटी बोला गया है, माने कि प्रतिरोधकता के बारे में पूछा गया है। तो प्रतिरोधकता का मुझे इकाई भी पता रहना चाहिए आप सभी को। ठीक है, प्रतिरोधकता किसके ऊपर निर्भर होती है, ये भी चीज आपको पता रहनी चाहिए। तो पहले, सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर कर देंगे जो आपको पोल दिया गया है उसमें। तो इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए देखते हैं कितने लोगों ने सही उत्तर किया है। कितने लोगों ने? बहुत बढ़िया, 70% से भी लोगों ने सही उत्तर दिया है। कुछ लोग बोले कि भाई साहब सिल्वर। देखिए यहां पे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, जो आपकी रेजिस्टिविटी होती है इसकी इकाई रहेगी आपकी ओहम मीटर। क्या रहेगी जी? ओहम मीटर। यही थी, हमने फार्मूला इस्तेमाल किया रो एल डिवाइड बाय ए। तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आर ए डिवाइड बाय एल, या कि माने कि ओहम मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय मीटर। यहां पे आप देख पा रहे हो एक एक मीटर कैंसिल हो जाएगा और आपकी इकाई आ जाएगी ओहम मीटर। ये रहेगी आपकी रेजिस्टिविटी। क्या रहेगी? रेजिस्टिविटी, माने कि जिसे बोलेंगे हम प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता। और ये किसके ऊपर निर्भर करती है जी? बस ये दो चीजों के ऊपर निर्भर करती है। इसमें से पहली चीज जो है वो है आपका टेम्परेचर, माने कि जिसे बोलते हैं हम तापमान। क्या बोलते हैं? तापमान। और दूसरी चीज रहेगी आपकी, आपका मटेरियल कौन सा है। मटेरियल माने कि वस्तु कौन सी है, वो चांदी है, हीरा है, कार्बन है, लकड़ी है, छड़ी है, स्टील है कि क्या है ना? उसी तरह से जिन बच्चों ने सिल्वर को बोला है, सिल्वर की बात बता दो। सिल्वर वो धातु होता है जिसकी कंडक्टिविटी, माने कि ये विद्युत का सबसे अच्छा सुवाहक है। सुवाहक है, ये भी हमने पढ़ा है, ये भी हमने पढ़ा है। क्लियर हो गया है? चलिए 14 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 15वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? क्रोमियम, नहीं, ये 15वें नंबर का क्वेश्चन नहीं है, वो क्रोमियम के बारे में पूछा गया है। ठीक है, क्रोमियम के बारे में पूछा गया है। क्रोमियम क्या है? क्रोमियम निकेल और आयरन, क्रोमियम निकल और आयरन से आपका नाइक्रोम बना होता है। किससे जी? यह भी आपको ध्यान में रखना है। माने कि नाइक्रोम क्या है? नाइक्रोम एक प्रकार का मिश्र धातु है। क्या जी? मिश्र धातु है, ये आपको याद रखना है। नाइक्रोम कोई धातु या अधातु नहीं है, ये उपधातु भी नहीं है, ये क्या है? आपका मिश्र धातु है। इसमें क्रोमियम, निकेल और फेरस माने कि आयरन पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? चलिए, और उसको एक और नाम भी है जो आपके एनसीईआरटी में दी है और इसे आपको याद रखना है। ठीक है, उसका नाम है भाई साहब ब्राइट रे। सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ब्राइट रे। लिख लो, लिख लो, क्या नाम है? ब्राइट रे। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते। चलिए, ये रहा आपका 16वें नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? 4 डबल हो गया था, है ना हमारा, तो चलो सो सही है। 16वें नंबर का क्वेश्चन शुरू है। चलिए इसका आंसर करेंगे। संवेग, जिसे हम मोमेंटम बोलते हैं, इसका फार्मूला क्या रहेगा? इसका 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 यूनिट क्या रहेगा? फार्मूला आपको पता है, मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होती है। तो फार्मूला से आपको इकाई निकालने की मैंने तरीका बताया था। तो सभी लोग इसका आंसर करेंगे। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? मोमेंटम इज इक्वल टू क्या रहेगा? इकाई, ये है आपका द्रव्यमान, इसे गिनेंगे हम किलोग्राम में। ये है आपका वेग, वेग को गिनेंगे हम मीटर पर सेकंड में, मानी कि आपकी इकाई क्या आ गई? केजी मीटर पर सेकंड। और कहां पे दिख रहा है आपको? कहां पे दिख रहा है? ये रहा ऑप्शन नंबर बी, ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है जी? ए कैसे होगा जी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर माने कि ये फोर्स होता है। देखिए, फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, माने कि द्रव्यमान गुना में आपका त्वरण होता है। इसकी इकाई निकालोगे केजी, इसकी इकाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, माने कि ये किसकी इकाई है? ये मतलब होता है आपका न्यूटन, माने कि किसकी इकाई है? बल की इकाई है। जो पहला ऑप्शन जो दिया है ये बल वाला है। ठीक है ना? हाँ,
फोर्स अगर पूछा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा, और यहां पे पूछा गया आपका मोमेंटम माने कि संवेग के बारे में। चलिए बताइए 17वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से किस अंग में भोजन का पूर्ण पाचन होता है? चलिए, और मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन को बहुत बहुत सारे लोग जो है वो गलत करने वाले हैं, बहुत सारे लोग इसको गलत करने वाले हैं, मुझे पता है। चलिए बताइए, हमारे भोजन का पूर्ण पाचन कहां पे होता है, कहां पर किया जाता है? बहुत बहुत धन्यवाद संजू मिश्रा जी आपका, जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, मैं मेरे पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आ रहा है और बीपीएससी में अगर आपके काम आ गया तो मुझे मुझे बहुत ज्यादा तसल्ली मिलेगी, और उससे ज्यादा तसल्ली मिलेगी अगर आप भाई साहब इस बार बीपीएससी टीआरई 4.0 को फोड़ के आ जाओगे। ठीक है, चलिए सभी लोगों ने आंसर कर दिया। ये होगा आपका स्मॉल इंटेस्टाइन माने की छोटी आंत में। कहां पे होगा? छोटी आंत में होगा। और देखिए बच्चों, आप आंसर सही किए हो, है ना? यहाँ पे 85% लोगों ने सही उत्तर किया है, बहुत बढ़िया। चलिए 18वें नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, 18 नंबर का क्वेश्चन यहां पे पूछा गया आपको काइनेटिक एनर्जी माने की गतिज ऊर्जा के बारे में। चलिए बताएं सभी लोग, एक बार आंसर करेंगे जल्दी जल्दी, लाइक और शेयर भी कर देंगे। और भाई साहब 500 लाइक अपने कंप्लीट हो गए, है ना? 500 लाइक कंप्लीट हो गए। जल्दी से एक और बार भाई साहब दम लगाइए, 1000 बच्चे लाइव आना चाहिए और 1000 लाइक भी कंप्लीट करने हैं। चलिए बताइए, एक टारगेट रहना चाहिए, है ना? हमेशा जीवन में एक टारगेट रहना चाहिए, उस दिशा में अगर आप टारगेट रखकर काम कर रहे हो ना तो आपको जरूर जो है आपको सफलता मिल जाएगी। मेरा भी टारगेट रखा है कि मुझे आप ही में से 1000 बच्चे लाइव बिठाना है कम से कम। ठीक है, उसमें आप मेरी मदद करोगे क्योंकि आप मेरे बच्चे हो, मेरे स्टूडेंट हो, है ना? चलिए बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा? रेस में बोला गया है स्थिर अवस्था में, गलत हो गया। वस्तु के आधार पर इसके द्वारा प्राप्त को गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, जी नहीं। ठीक है, द एनर्जी ऑब्टेन बाय एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इट्स मोशन इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। इसकी गणना, हाँ तो देखिए ये भी सही है आपका, ये भी सही है, गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा, ये भी सही है। और यहां पे पूछा गया आपका गलत क्या है, तो आपका गलत वाला आंसर ये रहेगा ऑप्शन नंबर ए। कहीं और जाने की गरज नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, ऑप्शन ए ही गलत लग गया। जी निकी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा, मेरे ओर से पूरा 100% दूंगा ताकि आप इस बार बीपीएससी टीआरई में पास हो जाए भाई साहब, ये भी मेरा भी सपना है। ठीक है, ये देखिए जैसे ही मैंने सपना बोल दिया, आप देख पा रहे हो यहां से सूरज का भी उगम हो रहा है, सूरज भी हमारे साथ है, देख लीजिए। जैसे ही आप मैंने बोल दिया कि आप बीपीएससी पास होने वाले हो, सूरज ने भी शुभ संकेत दे दिया है, और इस शुभ संकेतों को मैं मानता हूं, है ना? जी हाँ, हमारे जीवन में होने वाले जो ऐसे संकेत होते हैं उनको हमें मानना चाहिए, क्योंकि आप मेहनत करते जा रहे हो तो आपको वो संकेत जरूर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? प्रकाश और ध्वनि तरंगों के बारे में सही है, ऐसा पूछा गया है। चलिए यहां पे बोल रहे हैं कि दोनों अनुप्रस्थ तरंगे हैं, जी नहीं, ये आपका गलत हो गया है। दोनों अनुदैर्घ्य तरंगे हैं, जी नहीं, ये भी आपका गलत हो गया। ध्वनि तरंगे अनुप्रस्थ होती है, जी नहीं, ये तो भाई साहब सरासर उन्होंने गलत बात बोल दी। ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे होते माने कि लॉन्जिट्यूडिनल वेव होती है, माने कि आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी रहेगा। और यहां पे मैं देखना चाहूंगा कितने लोगों ने, अब देखिए भाई साहब यहां पे बस 56% लोगों ने सही उत्तर दिया है, अभी बढ़ते जा रहा है ना? क्लियर हो गया है? जी बिल्कुल, देखिए जो गलतियां हो रही है ना उनसे आपको सीखना है, उनसे आपको सीखना। मैं बार बार बोल रहा हूं, जितनी गलतियां हो रही है कर लो, यहीं पे कर लो, इतनी गलतियां कर लो कि आने वाली एग्जामिनेशन में आपकी गलती बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, और उन गलतियों को सुधारना भी तो है। ठीक है, जो गलतियां आपसे हो रही है पढ़ने में समझने में, उनको थोड़ा सुधारिए। ठीक है, मुझे पता है कि आप होशियार हो, बस गलती कहां पे हो रही है उसको देखिए आप खुद को। ठीक है, चलिए बताइए, व्हाट इज द टिपिकल हियरिंग रेंज ऑफ हेल्दी ह्यूमन हेयर? माने कि किसी भी स्वस्थ आदमी की अगर श्रवण क्षमता की बात करूं या सीमा की बात करूं तो उसकी क्षमता या उसकी रेंज क्या रहेगी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा।
इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी रहेगा। और मैक्सिमम लोगों ने ये सही उत्तर दे दिया है ना? सही उत्तर दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए 90% से ज्यादा लोगों ने सही उत्तर दिया है। बस यही चाहिए मुझे, यही चाहिए। 90% ज्यादा जब तक आप आंसर नहीं करोगे तब तक मेरी मेहनत जो है भाई साहब ऐसे ही चलती रहेगी। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग। चलिए बताइए। द वेव विथ फ्रीक्वेंसी अबाउट द ऑडिबल रेंज, माने कि ऑडिबल रेंज की बात की है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, ये अपनी ऑडिबल रेंज है, माने कि सुनने की क्षमता है। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है, आपकी आवृत्ति है, तो क्या बोलेंगे? इससे ज्यादा अगर है तो क्या बोलेंगे? कम है तो क्या बोलेंगे? ऐसा बोला गया है, नहीं अब अबाउ बोला है, ज्यादा बोला गया है। तो चलिए बताइए इसको क्या बोलेंगे जी? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर दे दिया। इसे बोलेंगे हम अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे जी? अल्ट्रासोनिक बोलेंगे। और कम अगर रहता है तो उन्हें बोलेंगे हम इंफ्रासोनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंफ्रासोनिक। और यहां पे रहेगा आपका अल्ट्रासोनिक। ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एक और बात मैंने आपको बताई थी, जो भूकंप से निकलने वाली जो तरंगे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं हम सिस्मिक वेव। क्या बोलते हैं? सिस्मिक तरंगे बोलती है। और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है जी? इनकी फ्रीक्वेंसी होती है लगभग 5 हर्ट्ज। इतनी कितनी होती है? 5 हर्ट्ज, माने कि 5 हर्ट्ज इतनी होती है, जो कि इंफ्रासोनिक वेव होती है। कौन सी होती है? इंफ्रासोनिक वेव होती है। और इसीलिए हम इसे सुन नहीं सकते हैं। क्लियर है यहाँ पे? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते इसका आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज फाउंड इन विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है? देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी 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 आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया, इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका एसिटिक एसिड। कौन सा एसिड होता है जी? एसिटिक एसिड होता है। ये फॉर्मिक एसिड आपको कहां पे मिलेगा? इसका ही दूसरा नाम है भाई साहब मिथानोइक एसिड। क्या रहेगा? मिथानोइक एसिड, ये इसका दूसरा नाम है। अगर आपको चींटी ने काट दिया, मधुमक्खी ने काट दिया, तो भाई साहब जो आपको जलन होती है, वो जलन का कारण क्या है? आपका फॉर्मिक एसिड रहेगा। ये साइट्रिक एसिड आपको क्या कहां पे मिलेंगे? जो आपके खट्टे फल रहेंगे, खट्टे फल माने कि जैसे ऑरेंज, नींबू, ये चीजें हो गई, उनको आपको साइट्रिक एसिड मिलेगा। और एसिटिक एसिड मिलेगा आपका कहां पे जी? विनेगर में मिलता है। ये लैक्टिक एसिड कहां पे मिलता है? जो आप दही खा रहे हो, जो आप दूध खा रहे हो, उसमें आपका लैक्टिक एसिड मिलेगा। ये ऑक्सैलिक एसिड कहां पे मिलता है? ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। सभी लोग लिखेंगे, सभी लोग लिखेंगे आपके टमाटर, आपके मतलब मार्केट में जाने के बाद जो लाल टमाटर खरीदते हो, उनमें भाई साहब आपको ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। और साथ में जो पालक खाते हो, पालक की सब्जी खाते हो ना, पालक पनीर वगैरह, उनमें भी आपको क्या मिलेगा? ये ऑक्सैलिक एसिड मिलेगा। क्लियर हो गया है? क्लियर हो गया है? समझ में आ गया है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन हो गया। 23 नंबर का क्वेश्चन, चलिए इसको भी कर देंगे, इसको भी कर देंगे। चलिए एक बोनस क्वेश्चन आप सभी के लिए, सभी लोग इसका आंसर कर देंगे जी। विच एसिड इज प्रेजेंट इन कर्ड, दही में कौन सा एसिड होता है और इसे बनाने वाला कौन होता है? सभी को पता रहना चाहिए कि बेसिलस, लैक्टो बेसिलस, है ना? बेसिलस, इसकी स्पेलिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। ये नाम के जीवाणु होते हैं, है ना? लैक्टोबेसिलस नाम के जीवाणु होते हैं, जो क्या करते जी? आपके दूध को भाई साहब कन्वर्ट कर देते हैं दही में, है ना? कन्वर्ट करते हैं दही में। और उस टाइम पे कौन सा एसिड बनाते हैं? वो बनाते हैं आपका लैक्टिक एसिड। देखते किन किन लोगों ने सही उत्तर किया है, किन किन लोगों ने। और बहुत बढ़िया, 92% से भी ज्यादा लोगों ने सही उत्तर किया है। बहुत बहुत बढ़िया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। लाइम वाटर, माने कि जो लाइम वाटर मतलब नींबू पानी थोड़ी हो गया भाई साहब, इसे बोलेंगे हम चूना पानी। चूने का पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चूने के पानी में कौन सा क्षार पाया जाता है? चलिए बताइए, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। चूने का पानी देखे हो कि नहीं देखे हो? चूने का उपयोग में मैंने बताया था, आप सभी को पता है। बिहार वाले जो है भाई साहब, जब कभी भी रेलवे में जाओगे ना, तो ऐसे ऐसे करते रहते हो, ये घूटा,
ये घोटा, और उसमें चूना डालते हो कि नहीं डालते हो, वो चूने की बात कर रहा हूं। बस मुंह में डालो और मजे लेते लेते ट्रैवल करो, है ना। रेलवे में मैं देखा हूं भाई साहब अपने लोगों को ऐसे ही करते हुए, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग भी आंसर बोल रहे हैं, मार दू, टिक कर दू, टिक कर दू। चलिए बहुत बढ़िया, आपका आंसर सही रहेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है जी, और यहाँ पे लगभग 75% लोगों ने सही उत्तर दिया है, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लियर हो गया, यहाँ पे क्लियर हो गया। और यहाँ पे जितने भी आपको पदार्थ दिए गए हैं, सभी लोग मुझे बताएंगे इनका गुणधर्म कौन सा रहेगा। ऑप्शन दे देता हूं, ये भाई साहब आपके एसिड रहेंगे। ऑप्शन बी देता हूं, ये आपके बेस रहेंगे। ऑप्शन सी देता हूं, ये न्यूट्रल रहेंगे, माने कि उदासीन रहेंगे। अम्लीय रहेंगे, क्षारीय रहेंगे, या उदासीन रहेंगे। चलिए बताइए, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हैं, इनका गुणधर्म कौन सा रहेगा, उनका गुणधर्म कौन सा रहेगा। चलिए बताइए भाई साहब, जल्दी जल्दी। जी बिल्कुल, बिल्कुल इसका आंसर क्या रहेगा, सभी लोगों ने आंसर दे दिया, या बेसिक नेचर रहेंगे। क्या रहेंगे, बेसिक इन नेचर रहेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। और आप कोई बता सकता है ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड कहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ये आपके घर में आप कॉलिन वगैरह इस्तेमाल करते होंगे, कांच के दरवाजे को पोंछने के लिए, है ना, वहां पे आपका अमोनियम हाइड्रोक्साइड होता है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो भाई साहब इसे भूलना ही नहीं है, इसे भूलना नहीं है। ये आपका प्रति अम्ल कर कर काम करता है, प्रति अम्ल। प्रति अम्ल जिसे बोलते हैं हम एंटीसिड, क्या बोलते हैं, एंटी एसिड या एंटासिड बोला जाता है ना। और इसका पीएच भी आपको ध्यान में रखना है, 10.5 होता है। कितना होता है, 10.5 होता है। क्लियर हो गया है, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब, 34 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, 34 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। बताइए, आपके घर में मक्खी जो उड़ रही है, एक मजेदार बात बताओ। देखिए मेरे साथ वाकया हुआ था ये, ठीक है, वो बता रहा हूं। क्या हुआ था, मैं मेरे दोस्त के यहाँ पे गया था और बरसात हो रही थी, है ना। और उस टाइम पे मेरा एजुकेशन शुरू था, है ना, एजुकेशन शुरू था। और वहां पे मैं दोस्त से मिलने गया, उसके घर पर। और उसने पूछा कि भाई कुछ खाओगे, भूख लगी है। मैंने बोला कि हाँ कुछ खिला दो भाई साहब, क्योंकि मॉर्निंग में टिफिन वगैरह नहीं आया है, तो भूख तो लगी है। तो पता है उसके दादी ने क्या बोला है, आजकल बरसात में मक्खियां बहुत भिना रही है घर में। भाई साहब वो वाकया जो है, वो वाकया मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा, ठीक है। तब जाके मुझे लगा कि भाई साहब बेरोजगार होना कितनी बुरी बात है ना। बेरोजगार होना कितनी बुरी बात है। भाई साहब मक्खी बोल दिया मुझे, क्या बोल दिया, मक्खी बोल दिया। मैंने क्या बोला था बताओ, मैंने क्या उनको खाना मांगा था, कुछ भी नहीं किया था, बस क्या बोला था, हाँ भूख तो लगी है कुछ खिला दो। और मैंने खुद होकर भी नहीं बोला था कि भाई साहब ऐसा कुछ कर दो, है ना। देखिए ऐसा वाकया आपके साथ भी हो सकता है। तो बरसात में अगर किसी के घर में जा रहे हो तो भाई साहब थोड़ा सा ध्यान से जाइए, ठीक है, ताकि मक्खियां ना आ गए, मक्खियां ना गिर पड़े, ठीक है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, माल्फिजियन ट्यूबुल रहेगा। क्या रहेगा, माल्फिजियन ट्यूबुल रहेगा, ठीक है। यह आपको आंसर रखना है ध्यान में। क्लियर है जी, हो गया। चलिए नेफ्रिडिया बोल देंगे, ये किसमें होता है, ये भाई साहब जो केचुए होते हैं, केचुए होते हैं उनके अंदर, माने कि अर्थवर्म के अंदर होता है। ये रेनल ट्यूबुल हम इंसानों के अंदर पाया जाता है, इंसानों के अंदर पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है। ये ग्रीन ग्लैंड भाई साहब किन में वो वाकया, वो दोस्त का जो चेहरा था ना, वो मुझे याद आ रहा है अभी भी। भाई साहब वो तो पूरा पानी पानी हो गया था, है ना। उसके दोबारा उसने कभी जिंदगी में घर में कभी बुलाया नहीं मुझे, ठीक है। इंसानों में होती है। ये ग्रीन ग्लैंड किसमें रहेंगे जी, ये भाई साहब जो प्रॉन्स होते हैं, प्रॉन जिसे हम झींगे बोलते हैं, उन झींगों के अंदर ये पाया जाता है ग्रीन ग्लैंड, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। माल्फिजियन ट्यूबुल आर एसोसिएट विद द एक्सक्रीशन विच ऑफ द फॉलोइंग। माल्फिजियन ट्यूबुल नाम का जो ऑर्गन है, किन के अंदर पाया जाता है। चलिए कॉकरोच के अंदर, फ्लैटवर्म के अंदर, श्रिम्प के अंदर, या वर्टिब्रेट्स के अंदर होता है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका एक कॉमन बात आपको ध्यान में रखनी है, ये माल्फिजियन ट्यूबुल जो है, जितने भी इंसेक्ट्स है, जनरली इंसेक्ट्स जिसे हम क्या बोलते हैं, कीड़े बोलते हैं, इन कीड़ों के अंदर जो है ये उत्सर्जन वाला अंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कीड़ा कौन दिखाई दे रहा है, ये कॉकरोच जो है भाई साहब, कीड़े कीड़े वाले वर्ग में आता है,
ठीक है, कीड़े वाले वर्ग में आता है, माने कि कहां पे आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में आता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 26 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए बताइए इसका आंसर। विच हार्मोन इज नोन एज द प्रेगनेंसी हार्मोन? कौन सा हार्मोन है जिसे हम गर्भावस्था हार्मोन से भी जाना जाता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, इसका आंसर करेंगे, बहुत बढ़िया। चलिए पोल भी दे दिया है आपको, तो जल्दी से इसका आंसर करेंगे। क्या रहेगा, क्या वो एस्ट्रोजन रहेगा, टेस्टोस्टेरोन रहेगा, प्रोजेस्टेरोन रहेगा या ऑक्सीटोसिन रहेगा? प्रेगनेंसी हार्मोन कौन सा होता है, वो होता है आपका प्रोजेस्टेरोन। कौन सा होता है, प्रोजेस्टेरोन होता है, आपको याद रखना है। प्रोजेस्टेरोन होता है, यह आपको याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, उसके बाद एक और बात आपको ध्यान में रखनी है कि ये ऑक्सीटोसिन जो है इसे डिलीवरी हार्मोन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डिलीवरी हार्मोन बोला जाता है। माने कि जो डिलीवरी होती है बच्चों की, इस हार्मोन के वजह से होती है। ये हार्मोन जब बॉडी में निकलता है, उसके बाद जो हमारी महिलाएं हैं उनको पेन शुरू हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे उनका जो यूटेरस होता है ना, जो गर्भ होता है, वो सिकुड़ने लगता है, और सिकुड़ने की वजह से बच्चा जो है भाई साहब आगे खिसकता है। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है? चलिए आगे बढ़ते हैं। और टेस्टोस्टेरोन बता दूं, ये मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये क्या होता है, मेल सेक्स हार्मोन होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, माने कि वो इंसानों में भी पाया जाता है। ठीक है, इंसान माने कि मर्दों की बात कर रहा हूं। ठीक है, 26 नंबर का क्वेश्चन हो गया। ये रहा आपका 27 नंबर का क्वेश्चन। चलिए बताइए, स्याही पानी में जो घुलती है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जैसे ही स्याही का कोई बूंद पानी में डाल दो भाई साहब, वो पूरे पानी में फैल जाती है, उसे क्या बोला जाता है? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। और आपको बता दूं, इसका आंसर रहेगा आपका विसरण। क्या रहेगा, विसरण, माने कि जिसे बोलेंगे हम डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन के बारे में आपको मैंने बताया था, हमारे शरीर में डिफ्यूजन कहां पे होता है, इंसानी शरीर में ये डिफ्यूजन कहां पे होता है, ये विसरण कहां पे होता है? आपको पता था, हमारी जो लंग्स होते हैं, लंग्स माने कि फेफड़ों में जो अलवोली होता है, अलवोली होते जिसे हम कुक्षिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, कुक्षिका बोलते हैं। उनके अंदर होता है, उनके अंदर ये डिफ्यूजन होता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान किया जाता है। क्या किया जाता है, आदान प्रदान किया जाता है। और उससे क्या होता है भाई साहब, डिफ्यूजन की प्रोसेस से हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड नाक के द्वारा बाहर निकला जाता है। क्लियर हो गया है जी? एक और बात मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया था, अगर आपको याद आ रहा है, मैंने बताया था कि डिफ्यूजन इस प्रोसेस में कोई भी ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता, ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं होता। और ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है, आपको इसे अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, और मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए। ठीक है, मैं पक्का बता रहा हूं, फंगी जिसे हम कवक बोलते हैं, कवक के ऊपर पक्का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। कैसे होता है उनका पोषण, कैसे होता है उनका पोषण? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे कमेंट बॉक्स में, या आपको पोल भी दिया गया है तो पोल में जल्दी से आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा जी? बहुत बढ़िया, देखते हैं, बहुत बढ़िया, 91% लोगों ने सही उत्तर दिया है। ये आंसर रहेगा मृतजीवी। क्या रहेंगे? मृतजीवी, माने कि जो मरे हुए चीज होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उनके ऊपर जिंदा रहने वाली जो ऑर्गेनिज्म होती है, जो जीव होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? सैप्रोफाइट, माने कि मृत जीवी बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान से दीजिएगा इसका आंसर। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में पूरे के पूरे केमिकल नाम जो है आपको यहाँ पे याद हो जाएंगे। चलिए बताइए, एक एक करके सभी लोग आंसर बताएगा। विटामिन ए का नाम क्या है? चलिए बताइए, विटामिन ए का नाम क्या रहेगा? रेटिनॉल रहेगा। माने कि यहाँ पे ए के साथ बी जुड़ गया, तो भाई साहब देखो, आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं, 1 सेकंड में ही आपका आंसर मिल गया। ये रहा आपका आंसर। आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? आगे बढ़ने की जरूरत है, लग रहा है आपको? जी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस एक ही ऑप्शन में आपको पता चल गया कि विटामिन ए को रेटिनॉल या इसे क्या बोला जाता है जी? जी हाँ बिल्कुल, कैरोटीनॉइड्स बोला जाता है या कैरोटीन बोला जाता है। ये भी आपको याद रखना है।
बात फिर भी देख लेंगे। B1 को क्या बोलेंगे, थायमीन बोलेंगे, चेक कर, वहां पे चेक करना है आपको। उसके बाद विटामिन सी को क्या बोलेंगे, एस्कॉर्बिक एसिड बोलेंगे। विटामिन डी को क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे जी, कोले कैल्सिफेरॉल बोलते हैं। विटामिन ई को बोला जाता है टोकोफेरॉल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, टोकोफेरॉल बोला जाता है। ठीक है जी, मान के आपका आंसर आ गया ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए इसका आंसर कर देंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। प्लांट रिलीज एक्सेस वाटर थ्रू ए प्रोसेस कॉल्ड, चलिए बताइए। पौधे जो होते हैं वो कौन से प्रोसेस से, विधि से उनमें मौजूद पानी का भाई साहब उसे बाहर निकालते हैं। ठीक है, चलिए बताइए, क्या वो इवापोरेशन रहेगा, ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, क्या रहने वाला है, जल्दी जल्दी। एक क्वेश्चन गलत कर दिए, कौन सा क्वेश्चन गलत कर दिए जी मैंने, बताइए भाई साहब। ये तो सही है, ये भी सही है, ये भी तो सही है। कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है एक बार मुझे बता देंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। 30 नंबर का क्वेश्चन जो है उसका आंसर आपका ट्रांसपिरेशन मान की बाष्पोर्जन रहेगा। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए 31 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। जो छाया निर्माण होती है, ठीक है, किसी भी प्रकाश के वजह से, निम्नलिखित में से इसका कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं भाई साहब, रुकिए 1-2 मिनट रुकिए, देख लेते हैं। जी नहीं, ये सही रहेगा। मैंने इसे लास्ट टाइम करेक्ट किया था, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैंने आपसे माफी भी मांगी थी कि जो हाउस फ्लाई होते हैं उनके अंदर माल्फिजियन ट्यूबुल होते हैं, रेनल ट्यूबुल नहीं होते। ठीक है, तो सभी लोग इसको एक बार ध्यान से देखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, जो घर में उड़ने वाली मक्खी होती है उनमें माल्फिजियन ट्यूबुल होते हैं, ठीक है, रेनल ट्यूबुल नहीं होते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। चलिए ये आपका सही हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इस तरह से मुझे बताया कीजिए। ठीक है, कहीं पे अगर दिक्कत आती है तो मैं इसे रिपीट करूंगा। इसका आंसर कर दिया सभी ने, जी हाँ बिल्कुल। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या किया है। एक पीली वस्तु की काली छाया बनेगी, जी बिल्कुल बनेगी, क्योंकि छाया जो भी बनती है, मान कि जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब नहीं बोलूंगा, जो आपका शैडो बनता है वो हमेशा काला रहेगा, मान कि वो रंग के ऊपर निर्भर नहीं होता है। छाया केवल अपारदर्शी वस्तुओं द्वारा बनाई जाती है, जी हाँ बिल्कुल ये भी सही है। छाया की लंबाई हमेशा वस्तु की लंबाई के बराबर होती है, ये आपका गलत है, ये आपका क्या रहेगा, गलत रहेगा। ठीक है जी, यह आपका गलत है, और यही आपका पूछा गया है कि सत्य कथन कौन सा नहीं है, यह आपका सही है। द लेंथ ऑफ शैडो इज ऑलवेज सेम एज द ऑब्जेक्ट, यह आपका गलत रहेगा। छोटे आदमी की बड़ी छाया भी बन सकती है और बड़े आदमी की छोटी छाया भी बन सकती है, यह डिपेंड करेगा इसके ऊपर कि वो कितने दूरी के ऊपर है। क्लियर है जी, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया, देखते हैं कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है, देखते हैं। और देखिए यहाँ पे बहुत बढ़िया, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने, लगभग 60% लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है। 31 32 नंबर का क्वेश्चन, ये आपके सीटेट में पूछा गया क्वेश्चन है। देखते हैं इसका आंसर कौन करता है। वह कारक जिस पर किसी वस्तु की छाया निर्माण निर्भर नहीं होती है। चलिए कोई भी शैडो अगर बन रही है तो वो कौन से चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती है। चलिए बताइए, क्या वह वस्तु के आकार पर डिपेंड करेगी, जी हाँ करेगी। क्या वो प्रकाश स्रोत से वस्तु की दूरी के ऊपर डिपेंड करेगी, जी हाँ वो करेगी। प्रकाश स्रोत से सापेक्ष वस्तु की स्थिति क्या है, जी हाँ इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। किसके ऊपर निर्भर नहीं होती है पूछा गया है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, ये वस्तु का रंग जो है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है। काले लोगों की काली, पीले रोगों की पीली, लाल रोगों की लाल, और गोरे रंगों की भी काली ही बनेगी। माने कि कौन सा भी इंसान रहे, काला, गोरा, पीला, हरा, नीला, कैसा भी रहे, सबकी छाया कैसे बनेगी, काली ही बनेगी। क्या बनेगी, काली ही बनने वाली है। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन सब आप सभी के लिए। चलिए बताइए, सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस। चलिए हम जो है समुद्र के पानी से भाई साहब नमक बनाते हैं, तो उस नमक बनाने के लिए हम कौन से विधि का इस्तेमाल करते हैं। चलिए
बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा? चलिए जल्दी जल्दी, क्या बोलेंगे उसे? उसे बोलेंगे हम इवेपोरेशन, माने कि बाष्पीकरण बोला जाता है, बाष्पीकरण बोला जाता है। ये आपका सही उत्तर रहेगा, ये आपका सही उत्तर रहेगा। और सभी लोगों ने आंसर इसका दे दिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने दे दिया है ना? ठीक है, यही मानो। बहुत बढ़िया, देखिए 49% लोगों ने सही उत्तर दिया है। यहां पे भी गलत कर रहे हो। चलिए 34 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा फास्ट लेता हूं अभी, ठीक है? 1 घंटा होने को आया, 34 ही क्वेश्चन हुए हैं। थोड़ा सा यहां से मैं थोड़ा सा तेज लेने वाला हूं, फास्ट लेने वाला हूं, तो सभी लोग इसके आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। गैस को द्रव में परिणत किया जा सकता है, चलिए बताइए कैसे किया जाएगा? दाब बढ़ाकर, ताप घटाकर, दोनों द्वारा, या कोई भी नहीं? इसका आंसर रहेगा बोथ। क्या रहेगा? दोनों भी। माने कि किसी भी गैस को अगर आपको लिक्विड बनाना है तो आप एक तो उसका प्रेशर बढ़ाओ, नहीं तो टेम्परेचर घटाओ, इससे आपका क्या बन जाएगा? द्रव पदार्थ बन जाएगा, द्रव बन जाएगा। ठीक है, चलिए 35 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। यहां पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन माने कि केमिकल चेंज के बारे में पूछा गया है। चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे। खाना पकाना, जी हाँ, ये केमिकल चेंज रहेगा। भोजन पकाना, पाचन, पानी का जमना, पानी को गर्म किया जाना। बताइए कौन सा आंसर रहेगा? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। पोल नहीं आया, पोल नहीं आया, पोल वाले मैम शायद घर पे चले गए, आज संडे हैगा, आज संडे है, संडे है ना आज, ठीक है? घर चले गए होंगे भाई साहब। चलिए कोई बात नहीं, खाना पकाना, भोजन का पाचन करना, इसमें से आंसर क्या रहेगा भाई साहब? एक और दो, माने कि ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। एक दो तीन कैसे आएगा? पानी का जमना, जमना जो है ये आपका फिजिकल चेंज है, ये दोनों भी जो है आपके भौतिक परिवर्तन है। कौन से परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते। 36 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा, चलिए बताए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेसिस इज कॉमनली फाउंड इन द सोप? हाँ, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बताइए, जो आप नहाने के लिए भाई साहब साबुन इस्तेमाल करते हो, उसमें कौन से प्रकार के क्षारों का इस्तेमाल किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम होता है, कैल्शियम होता है, कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर क्या रहेगा जी? देख लियो आंसर भाई साहब, इसका आंसर मोर देन 1 रहेगा। इसमें पोटेशियम और सोडियम ये दोनों भी होते हैं, है ना? भूल गए आप लोग, चलिए कोई नहीं, क्लियर है जी। आगे बढ़े, आगे बढ़ते। 36 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 37 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका। एस्कॉर्बिक एसिड इज ऑल्सो नोन एज द विटामिन सी, तो चलिए बताइए विटामिन सी हमें कहां पे मिलता है? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे, कहां पे मिलेगा? इमली में मिलेगा, पालक में मिलेगा, आंवला साइट्रस फूड में मिलेगा। जी हाँ बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। क्या आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी आना चाहिए। वेरी गुड। 38 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ द मिल्क ऑफ मैग्नीशिया? बताइए, मैग्नीशिया नाम की जो भैंसनिया है भाई साहब, उसके दूध का नाम बताओ। मैग्नीशिया नाम की जो भैंसनिया है उसका दूध का नाम बताओ, उसका नाम क्या है? बोल दिया मैग्नीशिया, मतलब क्या रहेगा? मैग्नीशिया रहेगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। क्या रहेगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका पीएच कितना होता है? 10.5 होता है। कितना होता है? 10.5 होता है। और इसे एक भाई साहब क्या प्रति अम्ल कर इस्तेमाल किया जाता है। प्रति अम्ल माने कि अगर भाई साहब आपके पेट में एसिड हो गया, एसिडिटी हो गई, तो पी लो इसे। ठीक है, 39 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए ये रहा। चलिए थोड़ा सा गति बढ़ाइए, थोड़ा सा गति बढ़ाइए और जल्दी जल्दी आंसर करेंगे सभी लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन? घूर्णन, स्थैतिक और फिस्टन घर्षण में इसके बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। माने कि सबसे पहले कौन कम आएगा? कौन आएगा? कम वाला आएगा। और कम वाला कौन सा होता है भाई साहब? आपका रोलिंग होता है। माने कि आपका आंसर रहने वाला ऑप्शन नंबर बी। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी कहां से आ गया?
इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है भाई जी, बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। बढ़ते हुए क्रम में लगाना है मतलब सबसे पहले कौन आएगा, जिसका सबसे कम रहेगा, है ना। चलिए 40 नंबर का क्वेश्चन ये रहा, चलिए बताइए इसका आंसर। द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, और ये आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फिर से बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि कोई भी घर्षण, माने कि घर्षण बल के द्वारा किए जाने वाला जो कार्य होता है वो कैसे होता है। चलिए बहुत बढ़िया, कैसे रहेगा जी, ये निगेटिव रहेगा। कैसे रहेगा, नकारात्मक रहेगा, निगेटिव रहेगा। बहुत बढ़िया, और मैक्सिमम लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है, ठीक है, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है। 40 नंबर का क्वेश्चन, 41 नंबर का क्वेश्चन बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। चलिए, वैस्कुलर प्लांट्स जो होते हैं, है ना, उनमें जिनमें फ्रूट्स एंड फ्लावर्स आते हैं, माने कि फूल और भाई साहब फल आते हैं, उनको क्या बोला जाता है। बहुत बढ़िया, इनको एंजियोस्पर्म माने कि आवृत्त बीज बोला जाता है, ठीक है, आवृत्त बीज वाले होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते, 41 42 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, आंसर करेंगे सभी लोग, जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। विच ग्रुप ऑफ द प्लांट, विच ग्रुप ऑफ द प्लांट लैक अ वैस्कुलर सिस्टम। चलिए क्या रहेगा, बहुत सारे लोग जो है ए बोल रहे हैं, कोई बी बोल रहा है, ठीक है। यहाँ पे वैस्कुलर सिस्टम नहीं होता ऐसे बोला गया है। देखिए एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइटा, ये तीनों जो है ये भाई साहब वैस्कुलर प्लांट होते हैं। वैस्कुलर माने यहाँ पे इनमें जो है जाइलम और भाई साहब आपको फ्लोएम देखने को मिलेगा, ठीक है, माने कि वो उनमें अन्न नलिका और पानी के लिए एक नलिका मिलेगी। पर जो ब्रायोफाइटा होता है इनमें नहीं होता है वैस्कुलर, माने कि वो नॉन वैस्कुलर प्लांट होता है। इसके साथ साथ आपको थैलोफाइटा भी याद रखना है, थैलोफाइटा, ठीक है, ये ग्रुप भी आपको याद रखना है। ये दोनों ग्रुप जो है भाई साहब, उनमें इनको बोला जाता है नॉन वैस्कुलर प्लांट, ठीक है, नॉन वैस्कुलर प्लांट माने कि वही का तंत्र विहित होते हैं ये, ठीक है, ये दोनों भी आपको याद रखना है। क्लियर है। चलिए 43 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, चलिए बताइए, वैस्कुलर प्लांट आर फाउंड इन विच ग्रुप। यहाँ पे बोला गया है कि वाहिका वाले पौधे जो है वो कौन से समूह में पाए जाते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा, जल्दी जल्दी। अभी बताया आपको मैंने, ठीक है जी, बिल्कुल, जहां पे भी आपको ब्रायोफाइटा और थैलोफाइटा दिख रहा है भाई साहब उसको उड़ा दो। माने कि यहाँ पे तो पहला ऑप्शन उड़ गया, उसके बाद ये भी उड़ गया, उसके बाद ये भी उड़ गया, बचा कौन, ऑप्शन नंबर बी बचा। बहुत बढ़िया, और यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर दे दिया है ना, बहुत सारे सही लोगों ने उत्तर दे दिया है सही वाला, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, बताइए, विच कैटेगरी ऑफ प्लांट इंक्लूड द स्पीसीज दैट प्रोड्यूस द सीड बट नॉट फ्लावर। ऐसे कौन से पौधे होते हैं जो आपकी बीज बनाएंगे तो भाई साहब उनके फ्लावर नहीं आते हैं, उनमें क्या नहीं आते, फूल नहीं आते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी, जल्दी जल्दी। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहने वाला है। बहुत बढ़िया, सभी लोगों ने आंसर कर दिया। कौन रहेंगे वो जी, वो रहेंगे आपके जिम्नोस्पर्म रहेंगे। कौन रहेंगे, जिम्नोस्पर्म रहेंगे। और देखते कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है जी, बहुत बढ़िया, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने सही उत्तर दिया है, बहुत बढ़िया। चलिए 43 हो गया, 44 नंबर का क्वेश्चन देखिए इसका आंसर करें। हेलो, माइक चेक। हाँ, कन्हैया जी ने गायब कर दिया था, देखो कन्हैया जी का जादू देखो भाई साहब, फू, फिर से वापस आ गया, प्रकट हो गया हो। तो चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग, ठीक है।
हाँ, मैं गायब हो सकता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं आपको, गायब हो सकता हूं मैं, है। आंखों देखे गायब हो गया था भाई साहब, है ना, देखे देखे गायब हो गया था, फिर से प्रकट हो गया। चलिए बताइए इसका आंसर कहां पे इस्तेमाल करेंगे जी, कहां पे इस्तेमाल करेंगे? सब मरीन्स में इस्तेमाल करेंगे, पनडुब्बियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहां पे इस्तेमाल किया जाता है? पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए आगे, और कोई बता सकता है ये जो पेरिस्कोप है ये कौन से सिद्धांत के ऊपर काम करता है? ये काम करता है आपका मल्टीपल मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर काम करता है। ये भी बहुत जरूरी बात है जिसे आपको याद रखना है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के ऊपर, ठीक है, बहु परावर्तन के ऊपर काम करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए यहां पे पूछा गया है, और ये क्वेश्चन आपके बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए। जी हां, द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस इज एसोसिएटेड विद द विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और जो नए बच्चे जुड़े हैं उनको फिर से मैं एक बार बताना चाहूंगा कि ये हमारा रिवीजन क्लास शुरू है। पिछले एक हफ्ते में हमने जितना भी पढ़ा है, ठीक है, वो सभी कुछ आज हम रिवीजन करने वाले हैं और टेस्ट भी देने वाले हैं। अगर आपने पहले के लेक्चर नहीं देखा है मेरी, तो बीपीएससी टीआरई 4.0 कर टीचिंग परीक्षा में मेरी एक अलग से प्लेलिस्ट बनी है, आप सभी लोग उसको जरूर देख लोगे, ठीक है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लोगे भाई साहब, ठीक है जी। चलिए इसका आंसर क्या रहेगा? एक्सक्रीशन रहेगा, एक्सक्रीशन रहेगा, क्या रहेगा? उत्सर्जन रहेगा। बहुत बढ़िया, कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है देखे, बहुत बढ़िया, 70% लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलिए 46 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, इसका आंसर करेंगे, बताइए। पूछा गया है कि जो हमें अभी पेरिस्कोप देखा, जो पनडुब्बियों में इस्तेमाल किया जाता है, उनमें भाई साहब आईने होते हैं, वो आईने कितने एंगल पर होते हैं, कौन से एंगल पर रखे जाते हैं? चलिए बताइए, सभी लोग आंसर करेंगे, सभी लोग आंसर करेंगे इसका। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, इसका आंसर रहेगा 45 डिग्री। क्या रहेगा? 45 डिग्री। और आपको बता दूं, पेरिस्कोप में मिनिमम, कम से कम कितने आईने होते हैं, कितने आईने होते हैं? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो रहेगा आपका 2 आंसर। क्या रहेगा? 2 आंसर रहेगा, ये भी याद रख लीजिए, इसे भी याद कर लीजिए। क्लियर है जी? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, बताएंगे विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट द फूड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजनस वेस्ट इन अ डिसॉल्व फॉर्म। चलिए बताइए, हमारे मानव शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट और जो भी होता है आपका फूड, वो डिसॉल्व फॉर्म में कौन से रूप में वहित किया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा जी? क्या वो प्लाज्मा, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, प्लेटलेट्स क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, प्लाज्मा, जो हमारे खून में कितना प्रतिशत होता है? 55% होता है। और भाई साहब ये दोनों मिला के कितना होता है? 45% होता है। और उसमें से भी डब्ल्यूबीसी जो होती है लगभग लगभग 1% से भी कम होती है हमारे ब्लड में, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है ये? चलिए 47 हो गया। 48 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। हाँ, अभी आ गए हमारे क्वेश्चन मिरर के, देखते हैं इसके आंसर कौन कौन करता है। बताइए, प्लेन मिरर ऑलवेज फॉर्म, चलिए बताइए, समतल दर्पण जो है वो कौन से प्रकार का इमेज बनाएगा? सीधा, उल्टा, सीधा, कैसे कैसे बनाएगा? सीधा बनाएगा, रियल माने कि वास्तविक बनाएगा, वास्तविक बनाएगा, उल्टा बनाएगा, सीधा बनाएगा, या मैग्नीफाइड यानी बड़ा बनाएगा? कैसे बनाएगा जी बताओ? सीधा बनाता है। कैसे बनाता है? सीधा बनाता है। और कैसे बनाता है भाई साहब? याद रखो, ये सीधा बनाएगा, उसके बाद कैसे बनाएगा जी? समान साइज का बनाएगा, समान साइज का और समान दूरी पे बनाएगा, समान दूरी पे बनाएगा। और कैसे बनेगा? वास्तविक बनाएगा क्या? नहीं। कैसे बनाएगा? आभासी बनाएगा। कैसे बनाएगा? आभासी। ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ये सभी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और कितने लोगों ने सही उत्तर दिया है देखते हैं। बी, बहुत बढ़िया, लगभग 70% के आसपास लोगों ने सही उत्तर दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए, 49 नंबर का क्वेश्चन आपके लिए ये पूछा गया है कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द प्लेन मिरर इज 10 सेंटीमीटर। माने कि मिरर से ऑब्जेक्ट जो है, ये आपका मिरर है,
ये आप यहाँ पे खड़े हो, ये आपके रामलाल जी है ना, ये खड़े हैं आपके 10 सेंटीमीटर के ऊपर। तो पूछा गया है कि यहाँ पे जो उनका इमेज बनेगा ये रामलाल जी के प्रतिबिंब हो गए, है ना, रामलाल जी के प्रतिबिंब। पूछा गया कि आईने से इनका अंतर कितना रहेगा, वो भी रहेगा आपका 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। ओके, देखते कितने लोगों ने सही उत्तर किया है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए 49 हो गया। ये 50 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए। देखते हैं इसका उत्तर कौन करेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ लाइट इमिटेड बाय द सन। सन के द्वारा इमिट किया गया लाइट जो है क्या रहेगा। चलिए जो बच्चे नए जुड़े हैं सभी लोग एक बार लाइक और शेयर भी कर देंगे। हम 1000 लाइक के बस पास पहुंच चुके हैं, लगभग 700 लाइक हो चुके हैं हमारे। इसके लिए आपका धन्यवाद। ठीक है, आपका धन्यवाद। जल्दी से लाइक भी कर देंगे ताकि ये टारगेट हमारा 1000 का जो हमने रखा है वो कंप्लीट होना चाहिए। चलिए बताइए, बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। व्हाट इज द कलर इमिटेड बाय द सन, वो रहेगा आपका सफेद रंग निकलेगा। कौन सा रहेगा, सफेद रंग रहेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते। हाँ, अभी सभी लोग मुझे मार्क्स बताएंगे कि आपको 50 में से कितने मार्क्स मिले हैं, 50 में से कितने मार्क्स मिले हैं, सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे इसका। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अमृता जी को 50 में से 35 सही आए हैं। और कोई है, क्या बात है। महेश जी को 48, 43, 45, 46 सभी के लिए मेरी ओर से बहुत बढ़िया। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये थोड़े से हाई लेवल के क्वेश्चन थे, और उसमें अगर आपको इसमें अगर आपको 40 प्लस क्वेश्चन के आपके आंसर सही आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसमें आप मेहनत अच्छे से कर रहे हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत गजब। ठीक है, चलिए देखो यहां से जो है भाई साहब पटाखे भी फूट रहे हैं आप सभी के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिनको 40 प्लस मार्क्स मिले हैं, और जिनको 40 से कम मार्क्स मिले हैं उनको हारना नहीं है, आपको तैयारी और मजबूत करनी है। क्लियर हो गया है, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से आप सभी के लिए मैं एक नई घोषणा करने वाला हूं, जैसे कि मैंने बोला था और दानिश सर ने भी बोला था कि आप सभी के लिए एनसीईआरटी प्लस लूसेंट वाली एक नई सीरीज आप सभी के लिए हम लॉन्च करने वाले, जो कल से शुरू होने वाली है। और कब रहेगी, शाम को 5 बजे रहेगी, जहां पे आप लोग जरूर जुड़िएगा और अपनी विज्ञान की जो तैयारी है उसे भाई साहब और 4 चांद लगा दीजिएगा। ठीक है जी, क्लियर हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। सोगू जी बोले कि सर ऑल क्रेडिट गोज टू यू। जी आप जी नहीं, देखिए मैं आपको खाने का तरीका बता सकता हूं, पर खाना तो आपको ही खाना है ना। मैं आपको चलने का तरीका बता सकता हूं, पर चलना आप ही को है। मैं आपको दौड़ने का तरीका बता सकता हूं, दौड़ना आपको ही है। जब तक आप खुद नहीं चाहोगे कि सर मुझे दौड़ना है, और मैं बार बार वो चीज आपको याद दिला रहा हूं कि अगले साल होने वाला जो 15 अगस्त रहेगा, वहां पे स्कूल में जो तिरंगा लहराएगा उसके नीचे आप सभी लोग खड़े रहकर एज ए टीचर बनकर सलामी देते रहोगे बच्चों के साथ। समझ में आया है, ये आपको भूलना नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन लेने वाला हूं। ठीक है, जब तक आप बोलोगे तब तक क्वेश्चन लेने वाला हूं। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट बाय द मीडियम कंटेन स्मॉल सस्पेंडेड पार्टिकल इज नोन एज। किसी भी सूक्ष्म निलंबित कणों के द्वारा माध्यम के जो प्रकाश का किरण है उसका प्रकीर्णन किया जाता है, उसे क्या बोला जाता है, उसे कौन सा प्रभाव बोला जाता है। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, मानवी जी आपका भी नाम ले लिया, ले लो। ठीक है, नाराज नहीं होइए। ठीक है, पढ़ाई कीजिए अच्छे से। और मैं आशा करूंगा कि जैसे आप मैं बोलते कि सर मेरा नाम लीजिए, मेरा नाम लीजिए, खुद को इतना बुलंद कर दो कि जब बीपीएससी का रिजल्ट आएगा ना, उस टाइम पे मैं बोलूंगा ये मेरा विद्यार्थी है, ये मेरा स्टूडेंट है, और तब जाकर मैं कॉन्फिडेंस के साथ बोलूंगा कि जी हाँ ये आपका नाम है और आपने जो है भाई साहब कमाल कर दिया, बीपीएससी को फोड़ दिया। ठीक है, इसका आंसर करेंगे
प्रकीर्णन को क्या बोला जाता है? इसे टिंडल प्रभाव बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिंडल प्रभाव माने कि टिंडाल माने कि इफेक्ट बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 52 नंबर का क्वेश्चन, चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। क्लास ए पे खत्म नहीं हुआ है, क्लास ए पे खत्म नहीं हुआ है। जब तक है जान भाई साहब भागेंगे हम। ठीक है, भागेंगे हम, दौड़ेंगे हम। चलिए जी, धन्यवाद मौसम आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए बताइए, इसका आंसर करेंगे सभी लोग, सभी लोग आंसर करेंगे। बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलाइडल सॉल्यूशन? क्या वो पानी में शुगर रहेगा, सॉल्ट इन वाटर रहेगा, दूध रहेगा? क्या रहेगा? ये दूध रहेगा। क्या रहेगा? दूध रहेगा, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, दूध। उसके बाद ब्लड, उसके बाद ब्लड, उसके बाद अगर आपने जो चूने का पानी लिया है वो भी आप सभी के क्या रहेगा? ये कोलाइडल विलेन रहेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन रहने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए 53 नंबर का क्वेश्चन। व्हाट इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टिंडल इफेक्ट? माने कि टिंडल प्रभाव से क्या प्रदर्शित किया जाता है, क्या प्रदर्शित होता है? चलिए कौन सा प्रभाव बोलेंगे उसे? लाइट का। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इसका, बहुत बढ़िया, फास्ट जी। इसे हम क्या बोलेंगे? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोलेंगे, माने कि प्रकर्णन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रकीर्णन बोलेंगे। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए, थोड़ा सा फास्ट चलेंगे अभी, है ना? अभी हमारी इंजन हो गई है गरम। क्या होगी ये? गरम। अभी डालेंगे उसमें पेट्रोल और भागने वाले हैं। तो चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी जल्दी। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर क्या होता है? निरपेक्ष 0 डिग्री तापमान क्या होता है? चलिए बताइए, चलिए बताइए क्या रहेगा? इसको मैंने भाई साहब बोला था अच्छे से याद कर लो। और ये तापमान जो है ये कम से कम तापमान है, ये कम से कम तापमान है जिसके ऊपर हम पहुंच सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कितना रहेगा? ये 0 डिग्री केल्विन, या भाई साहब इसे -273.15 डिग्री सेल्सियस भी बोला जाता है। ठीक है, ये दोनों बातें आपको याद रखना है। तो आपका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, बताएंगे अगर आपको आयरन को जंग लगने से बचाना है तो भाई साहब कौन सी विधि का इस्तेमाल करोगे? हाँ चलिए बताइए क्या रहेगा जी इसका उत्तर? चलिए इसका आंसर क्या रहेगा जी? इसका आंसर रहेगा क्या? पेंटिंग से। जी हाँ, मैंने जैसे बोला कि बेरोजगार होने के ऊपर उसके बाद आपका काम कौन सा बचता है? समर में, धूप काले में भाई साहब पेंट लगाओ। पेंटिंग, गैल्वेनाइजेशन, अप्लाइंग ग्रीस, ये सभी के सभी ऑप्शन आपके सही रहने वाला है। सभी के सही ऑप्शन आपके सही रहने वाले। चलिए 56 नंबर का क्वेश्चन ये रहा आप सभी के लिए, बताएंगे ये कौन सी केमिकल रिएक्शन है? माने कि PbNO3 ट्वाइस प्लस ट्वाइस किया है, कर दिया तो भाई साहब ये आपको मिल रहा है। अगर आपका ध्यान अगर यहाँ पे जा रहा है तो आप देख रहे हो ये PbNO3 भाई साहब यहाँ पे चला गया और I जो भाई साहब यहाँ पे जुड़ गया है। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्या बोलेंगे जी? इसे बोलेंगे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? दोहरा विस्थापन वाली प्रक्रिया बोलेंगे इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 57 नंबर का क्वेश्चन, और मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन कोई भी रॉन्ग नहीं करेगा। ये लगभग 98% लोगों का सही आना चाहिए, 98% लोगों का सही आना चाहिए। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी। किलोवाट किसकी इकाई रहेगी? किलोवाट ये ऊर्जा की इकाई रहेगी। किसकी इकाई रहेगी भाई साहब? किलोवाट आवर जुड़ा है ना यहाँ पे, आवर को छोड़ दिए क्या? किसकी रहेगी? किलोवाट आवर, ये आपकी ऊर्जा की इकाई रहेगी। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 58 नंबर का क्वेश्चन। चलिए भाई साहब दौड़ाओ घोड़े अपने दिमाग के लंबे लंबे, देखते हैं कितना दौड़ पाते हो। फास्ट, है ना? बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसिड बेस इंडिकेटर? अम्ल और क्षार के संकेतक कौन होते हैं? चलिए, क्या विनेगर होता है, टर्मरिक होता है माने कि हल्दी होती है, कौन होता है? दे दिए आंसर, दे दिए आंसर। क्या रहेगा इसका उत्तर? इसका उत्तर रहेगा आपकी हल्दी। क्या रहेगी? हल्दी, ये आपका सही उत्तर रहेगा। हल्दी ये आपका सही उत्तर रहने वाला है। इसे ही हम बोलेंगे नेचुरल इंडिकेटर। नेचुरल इंडिकेटर बोला जाता है। और आपको पता है हल्दी ये एसिडिक इन नेचर होते हैं, ये अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय होती है। और इसमें कौन सा केमिकल होता है? इसमें भाई साहब कुरकुमिन पाया जाता है।
कुरकुमिन नाम का केमिकल पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते, 59 नंबर का क्वेश्चन, चलिए बताइए इसका आंसर करेंगे। अगर व्हाट इज द कलर चेंज ऑब्जर्व व्हेन द टर्मरिक इज मिक्स विद द एसिड, अगर मैंने हल्दी में एसिड डाल दिया, हल्दी में एसिड डाल दिया तो उसका रंग कौन सा हो जाएगा, उसका रंग कौन सा हो जाएगा? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। बहुत बढ़िया। देखिए यहां पे मैक्सिमम लोग जो है इट टर्न्स येलो, इट रिमेन्स येलो या टर्न्स वर्मिन बोलेंगे, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान में, अभी मैंने बोला है कि हल्दी जो है वो एसिडिक इन नेचर होता है। मान कि हल्दी में अगर आपने एसिड डाल दिया तो वो कलर चेंज नहीं करेगा, वो कलर चेंज नहीं करता है जी। बहुत सारे लोगों ने सही गलत गलत जवाब दे दिया है। नो चेंज, जी हां, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता है, चेंज नहीं होता है जी, बिल्कुल चेंज नहीं होता है, ठीक है। चलिए 60 नंबर का क्वेश्चन आप सभी के लिए रहा, जल्दी से इसका भी आंसर कर देंगे। विच इज द मेन कॉज ऑफ एसिड रेन, चलिए अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा है, कौन से घटक जो होते हैं वो अम्लीय वर्षा के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, चलिए बताइए क्या रहेगा। क्या वो कार्बन मोनोऑक्साइड रहेगा, NO2 रहेगा, SO2 रहेगा, क्या रहेगा? इसका सीधा सीधा उत्तर दिखाई दे रहा है, NO2 एंड SO2। क्या रहेगा? NO2 एंड SO2 इसका उत्तर रहने वाला है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, 61 नंबर का क्वेश्चन जो रहे, ये आप सभी के लिए, ये आप सभी के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, ये सभी के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, और जितने भी क्वेश्चन हुए हैं उन सभी की टेस्ट आपको मिलने वाली है, इन सभी की टेस्ट आपको मिलने वाली है। कहां पे मिलेगी? साइंस बाय टीपी, साइंस बाय टीपी इस टेलीग्राम चैनल के ऊपर जो है आपको जो है आपकी टेस्ट मिलने वाली है, जो 8 बजे 8 बजे अपलोड हो जाएगी। जो जिन जिन बच्चों ने अभी तक साइंस बाय टीपी को, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, सभी लोग इसको ज्वाइन कर लेंगे। अब ये कहां पे मिलेगी? ये मिलने वाली है आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या कमेंट बॉक्स में मैं हमारे टेक्निकल टीम को गुजारिश करूंगा कि भाई साहब सर जी वो जो लिंक है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, ताकि बच्चे उन्हें ज्वाइन कर ले और टेस्ट दे सके, ठीक है। 8 बजे टेस्ट अपलोड हो जाएगी साइंस बाय टीपी में, और लगभग वहां पे आपको 30 to 40 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और वहां पे हफ्ते भर में जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं उन सभी क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सर ने कमेंट बॉक्स में आपकी जो लिंक डाल दी है, आप जल्दी से उसे क्लिक कर कर ज्वाइन हो जाइए, और टेस्ट को 8 बजे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, फिर कल मिलेंगे। अपना वाईटी का सेशन रहेगा 2 बजे, और शाम को 5 बजे क्या रहेगा? एनसीईआरटी प्लस लूसेंट वाली सीरीज शुरू होने वाली है, तो सभी लोग उसे भी ज्वाइन करेंगे, ठीक है जी। और उसके साथ साथ आपको बता दो 51% का बड़ा ऑफर शुरू है अपने यहां पे, तो सभी लोग 51% का जन्माष्टमी के अवसर पर जो ऑफर दिया गया है उसका भी लाभ उठाएंगे, और इसे भी अपना अपना खुद का नाम एनरोल कर देंगे जल्दी से, ठीक है जी। तो मिलते हैं अगले सेशन में, थैंक यू वेरी मच।